नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कीज टू सक्सेस एकेडमी में। आज के इस वीडियो में एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2024 का जो पेपर जून में होने वाला है उसके लिए यूनिट 1 का टेस्ट लेके आए हैं आकार आईएएस का, जिसका आप लोग बहुत समय से वेट कर रहे थे कि सर फ्री टेस्ट सीरीज़ के वीडियो जो आप लोग चलाते हैं वो फिर से स्टार्ट कीजिए। तो उसको अपन आज पहला वीडियो देखेंगे, कोशिश करेंगे अपन इसमें 30 टेस्ट का जो साइकिल है उसको कंप्लीट कराए। ठीक है, आप लोग बने रहिएगा अंतिम तक, क्योंकि यहाँ से आपको पता है कि बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आती है कि कैसे पेपर सॉल्व करना चाहिए, और बहुत सारे लोगों को फ़ायदा भी होता है, प्रीलिम्स निकलता है उनका फिर मेंस तक पहुँचते हैं। तो क्या आप लोग भी उसमें शामिल होना चाहते हैं 2000 लोगों में? तो अगर यदि शामिल होना चाहते हैं तो अभी से इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ये टेलीग्राम चैनल का लिंक है, इसको आप जाकर के सर्च कीजिएगा और ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भेजी जाती है, कंटेंट भेजा जाता है जो कि आपके काम का है। ठीक है, तो ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न है और यहाँ से आपको पता चलेगा कि आपको कैसे अपने तैयारी को धार देना है। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। आज का जो वीडियो होगा वो थोड़ा लेंदी होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको थोड़ा डिस्क्रिप्टिव में बताएंगे, या फिर आप लोग कमेंट करेंगे कि सर डिस्क्रिप्टिव में बताना है या फिर खाली आंसर अपने को सही सही बताना है। उसके बाद से अपन जो सेकंड वीडियो है उस हिसाब से लेके आएंगे। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, और ये टेस्ट लगाने से पहले यदि आप लोगों ने इसकी थ्योरी पढ़ ली होगी तो बहुत अच्छी बात है। थ्योरी नहीं पढ़ी हो तो एक बार थ्योरी पढ़ के लगाएं तो आपको ज़्यादा फायदा होगा। या फिर ऐसा कीजिए कि एक बार इसको टेस्ट लगा लीजिए, फिर थ्योरी पढ़िए, फिर टेस्ट लगाइए, यही वाला फिर से, तो आपको ज़्यादा फायदा होगा। और जितने टेस्ट कराया जा रहा है उसके कम से कम 2 बार वीडियो देखो, 2 से 3 बार, तो आपका फायदा होगा बहुत ज़्यादा। पहला क्वेश्चन है कि ऋग्वेद में पंचजन किसे कहा गया है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, 4 ऑप्शन आप ही को देखने हैं, कुछ समय दिया जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद आपको राइट आंसर बताएंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आर्यों के 5 कबीलों को पंचजन कहा गया। अब इसका अपन डिटेल में आंसर देख लेते हैं कि भाई क्या हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर आप इसका डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं कि आर्यों के 5 कबीलों को पंचजन कहा गया है। ऋग्वेद में इसका उल्लेख मिलता है, और ये 5 कबीलों के नाम क्या है आपको ये पता होना चाहिए। और आर्यों के कबीलों को क्या कहा जाता था? ऋग्वेद में जन कहा गया। आपको पता है पहले जन बना, फिर जनपद बना, फिर महाजन जनपद बना, सबका अलग अलग समय है। तो ये समय जन कहे जाते थे, और ये 5 कबीले के नाम थे अनु, ध्रुव, पुरु, तुवर्स और यदु। ये 5 कबीले थे जिनको जन कहा गया, और इनके कबीले के अधिपति को क्या कहा जाता था? जनपति कहा जाता था या फिर राजा कहा जाता था। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन का डिस्क्रिप्शन था, और पहला क्वेश्चन आप लोगों ने देख लिया। अब नेक्स्ट है यहाँ पर कि निम्नलिखित पुरातात्विक स्थलों में से कहाँ पर बंदरगाह का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। पुरातात्विक स्थल के बारे में बात हो रही है। 4 ऑप्शन देखिए, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? लोथल। अब इसका डिस्क्रिप्शन दिखा देते हैं आपको। ठीक है, यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन पढ़ सकते हैं कि लोथल जल भंडार का साक्ष्य लोथल से प्राप्त हुआ। ठीक है, लोथल भोगवा नदी के किनारे गुजरात में अवस्थित है, जो कि हड़प्पा कालीन स्थान है। यहाँ से हाथी दांत के स्केल, मनका बनाने का कारखाना, यज्ञ वेदिका आदि प्राप्त हुए। कालीबंगा से क्या मिला? जूते हुए खेत मिले। चनुदड़ों से क्या मिला? लिपस्टिक के साक्ष्य मिले, मतलब उस समय की महिलाएं भी लिपस्टिक लगाया करती थी। एवं बिना रक्षा प्राचीर के नगर के साक्ष्य प्राप्त हुए चनुदड़ों से। ठीक है, क्वेश्चन है यहाँ पर कि निम्नलिखित को सही काल अनुक्रम में व्यवस्थित करना है। ऑप्शन देखो, इसका राइट आंसर बता देते हैं। पहले ऋग्वेद, फिर त्रिपिटक, फिर अर्थशास्त्र और आर्यभट्टियम। ठीक है, तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन पढ़ सकते हैं आपके ऋग्वेद, त्रिपिटक, अर्थशास्त्र, आर्यभट्टियम। सबसे पहले ऋग्वेद जो कि प्रथम वेद है, आपको सभी को पता है 4 वेद है, उसमें प्रथम वेद ऋग्वेद है, वैदिक कालीन रचना है। त्रिपिटक बौद्धकालीन रचना है, जिसमें सुप्त पिटक के रचनाकार आनंद, विनय पिटक के रचनाकार उपाली, अभिधम्म पिटक के रचनाकार मोगली पुत्र तिस्य, जिनके अस्थियां कहाँ पर मिलेगी आपको? सांची स्तूप में। ठीक है, अर्थशास्त्र की रचना कौटिल्य ने की, सभी को पता है, मौर्य काल में की थी, जबकि इंडिका की रचना इसके बाद में हुई, जो कि मौर्य काल में ही मेगास्थनीज के द्वारा की गई थी। ठीक है, कथन है, मतलब एक कथन दिया गया, दूसरा उसका कारण दिया गया। कथन बोल रहा है कि ईसा काल की प्रथम 5 शताब्दियों में मलय उपद्वीप में भारतीयों ने अनेक राज्यों की स्थापना की। सेकंड बोल रहा है, कारण बोल रहा है, जो कि पुरातात्विक अवशेषों से समृद्ध भारतीय उपनिवेशों के अस्तित्व का संकेत नहीं मिलता। इसमें सही कूट का चयन करना है कि ए सही है, आर गलत है। ए मतलब पढ़ लीजिए ऑप्शन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपना ए सही है, परंतु आर गलत है। आर ए की सही व्याख्या नहीं करता, तो इसकी सही व्याख्या कौन करेगा, इसके बारे में आपको जानकारी दिखा देते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि भाई ए तो सही है, लेकिन आर इसकी व्याख्या नहीं करता। तो इसके बारे में आपको जानकारी ये है कि भारतीय परंपराओं के प्रसार का प्रमाणिक स्रोत एक बहुत विवादित विषय रहा है, लेकिन ईसा काल की प्रथम 5 शताब्दी में मलय उपद्वीप में भारतीयों ने अनेक राज्यों की स्थापना की। भारतीय उपमहाद्वीप में पुरातात्विक अवशेषों से समृद्ध उपनिवेशों के अस्तित्व के संकेत मलय प्राद्वीप, सुमात्रा जो कि और जावा, बोर्नियो, इंडोनेशिया में मिलते हैं। इस प्रकार विकल्प ए सही है। ठीक है, भारत में सोने के सिक्के जारी करने वाला प्रथम शासक कौन था, ये पूछा गया है। सोने के राइट आंसर क्या हो जाएगा? विम कुडफिसेस। ठीक है, तो इसका डिटेलिंग देख लेते हैं क्या हो जाएगा।
यहाँ पर यह है कि देखिए भारत में सोने के सिक्के किसके द्वारा जारी किए गए, पहले तो विम किटफिसेस के द्वारा किए गए जो कि किस वंश से संबंधित है, कुषाण वंश से था। ठीक है, फिर इसके आगे ये है कि विम किटफिसेस ने सोने के सिक्कों के साथ साथ तांबे के सिक्के को भी प्रचलन में लाया। इन सिक्कों पर शिव, नंदी, त्रिशूल की आकृतियाँ होती थी। वास्तविकता में ऐसा माना जाता है कि प्रथम बार अल्प मात्रा में सोने के सिक्के इंडो ग्रीक शासकों ने ही जारी किए, किंतु विकल्पों के अनुसार बी सही उत्तर है। ठीक है, उल्लेखनीय है कि सबसे शुद्ध सोने के सिक्के कुषाणों ने और जबकि सर्वाधिक मात्रा में सोने के सिक्के गुप्त वंशों ने जारी किए। तो सबसे शुद्ध सोने के सिक्के किसने किए, कुषाणों ने, सर्वाधिक मात्रा में गुप्त वंश। ठीक है, ये आपको पता है। सबसे प्राचीन स्मृति कौन सी है, 4 ऑप्शन है, राइट आंसर इसको हो जाएगा मनुस्मृति। डिटेलिंग मनुस्मृति प्राचीन काल में सूत्र साहित्यों के पश्चात स्मृति साहित्य की रचना की गई। सबसे प्राचीन स्मृति साहित्य मनुस्मृति, जिसकी रचना काल क्या है, रचना काल पूछा जा सकता है 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी तक का है। मनुस्मृति कानून से संबंधित, आपको सभी को पता है कि कानून से संबंधित भारत की प्रथम रचना कौन सी हो जाएगी, मनुस्मृति हो जाएगी। इसमें राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत का उल्लेख मिलता है। याज्ञवल्क्य की स्मृति की रचना कब हुई है, 100 ईस्वी से 300 ईस्वी के बीच हुई याज्ञवल्क्य की स्मृति, जिसकी रचना याज्ञवल्क्य जी ने की है। ठीक है, इन दोनों स्मृतियों में मौर्योत्तर काल की जानकारी मिलती है। ठीक है, मौर्योत्तर काल की जानकारी मिलती है, जबकि नारद एवं पाराशर स्मृति में गुप्तकालीन शासन की जानकारी मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कथन पढ़ के बता देते हैं आपको ताकि आसान हो जाए। फिर उसका बाद असत्य कथन बताना है। पहला यह कि अशोक के अधिकतर अभिलेख ब्राह्मी लिपि में, उत्तर पश्चिमी भारत से मिले कुछ अभिलेख खरोष्टी लिपि में, पाकिस्तान अफगानिस्तान के अशोक के शिलालेखों में यूनानी और अरमाइक लिपि का प्रयोग हुआ है। अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में सर्वोत्तम सफलता 1837 में जेम्स विल्सन को मिली। असत्य कथन बताना है, 7th नंबर क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पर। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, केवल 4, जो कि गलत है। ठीक है, जेम्स विल्सन ही, जेम्स प्रिंसेप इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी डिटेलिंग में आपको बता देते हैं ताकि आपको जानकारी, अतिरिक्त जानकारी पता होना चाहिए। तो यहाँ पे देख लीजिए, अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में सर्वोत्तम सफलता 1837 में जेम्स प्रिंसेप को मिली। ठीक है, अशोक के अधिकतर अभिलेख ब्राह्मी लिपि में, ठीक है, प्राकृत भाषा दोनों में। उत्तर पश्चिमी भारत में अभिलेख खरोष्टी भाषा में, पाकिस्तान अफगानिस्तान बलूचिस्तान के जो शिलालेख है वो यूनानी और अरमाइक लिपियों में मिल जाएंगे आपको। ठीक है, क्वेश्चन है कि स्थायिक राशि के संबंध किस काल से है, सोच लीजिए, अपने हिसाब से लगा लीजिए। फिर उसके बाद आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। इसका राइट आंसर हो जाएगा नवपाषाण काल। इसके बारे में जो भी डिटेल है वो देख लेते हैं यहाँ पर कि नवपाषाण काल में आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। नवपाषाण काल में मानव ने आग का प्रयोग पशुपालन, कृषि एवं स्थायी निवास की विधिवत शुरुआत की थी। और फिर उसके बाद आपको निम्न पूरा पाषाण काल में क्या हुआ, इस समय क्या हुआ, मानव ने क्वार्टजाइट से निर्मित हथियार जैसे हस्त, कुठार, विदारणी, खंडक का उपयोग किया। मध्य पाषाण काल में क्या किया, सल्क, चट, जैस्पर के पत्थरों से बेदनी, छेदनी, खुरचनी जैसे हथियार बनाए। उच्च पूरा पाषाण काल में होमोसेपियंस के अस्तित्व का युग था। तो होमोसेपियंस के अस्तित्व का युग कौन सा हो जाएगा, उच्च पूरा पाषाण काल। मध्य पाषाण काल में वृक्षारोपण, पशुपालन के प्रारंभिक साक्ष्य एवं गर्त निवास के प्राप्त हुए। ठीक है, ताम्र पाषाण काल में क्या हुआ कि तांबे और पत्थर के उपकरण यहाँ पे मिल जाते हैं। 9th नंबर का उत्तर वैदिक कालीन राज्य कौशल किस नदी के तट पर अवस्थित है, पूछा गया। 9th नंबर क्वेश्चन, राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, यहाँ पे कौशल पूछा गया, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा सरयू नदी। ठीक है, इसकी डिटेल देख लेते हैं अपन, इसमें क्या मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए डिटेल कि उत्तर वैदिक कालीन राज्य कौशल सरयू नदी के किनारे स्थित है। व्यास नदी के किनारे कौन कौन से थे, व्यास नदी के किनारे थे केके। गंडक नदी के किनारे की बात करें तो गंडक नदी जिसे सदानीरा बोला जाता है, उसके किनारे जो था विजयनगर, उत्तर वैदिक कालीन नगर बसे हुए थे। ठीक है, 10th नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। यहाँ पे देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस विवाह को वात्स्यायन ने सबसे मान्य या पवित्र विवाह बोला है, कितने, वात्स्यायन ने। ठीक है, वात्स्यायन ने कामसूत्र लिखा है, आपको पता है। 10th नंबर क्वेश्चन, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा गंधर्व विवाह को इन्होंने सबसे उचित बोला है, सबसे पवित्र माना है। तो इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं कि गंधर्व विवाह, वात्स्यायन ने गंधर्व विवाह को सबसे मान्य पवित्र बताया। महाभारत में भी इसे ही सर्वोत्तम विवाह माना जाता है, महाभारत में। ठीक है, ये सब डिटेल आपके काम की है। यह विवाह स्त्री पुरुष दोनों की इच्छा से गुप्त रूप से संपन्न किया जाता था। इस विवाह को ब्राह्मण वर्ग द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं थी, ब्राह्मण वर्ग में गंधर्व विवाह नहीं होता था। प्राचीन काल में स्वयंवर एक प्रकार का गंधर्व विवाह ही था। स्वयंवर जो आपको पता है कि स्वयंवर हुआ जैसे द्रौपदी का हुआ, तो उस हिसाब से स्वयंवर होते थे, तो उसमें जो स्वयंवर था वो गंधर्व विवाह का ही एक प्रकार था। जबकि ब्रह्म विवाह में कन्या के पिता सुयोग्य वर के साथ पुत्री का विवाह करते थे। तो ये ब्रह्म विवाह में पिता की आज्ञा के माध्यम से ही सुयोग्य वर वही ढूंढते थे और पुत्री का विवाह करते थे। देव विवाह में क्या होता था, देव विवाह में क्या होता था कि यज्ञ को विधिपूर्वक संपन्न करने वाला जो पुरोहित या ऋषि होता था वो कन्या का विवाह, उससे कन्या का विवाह करवाया जाता था। प्रजापत्य विवाह में क्या होता है, केवल ब्राह्मणों तक सीमित था। ठीक है, ब्राह्मण से करवाया जाता था। तो यहाँ पे जो विवाह है उनके बारे में सामान्य जानकारी आपको मिल गई। उत्तर वैदिक काल में व्रीहि शब्द से क्या तात्पर्य था, व्रीहि सुना होगा आपने, लुसेंट में भी लिखा हुआ है चावल। तो लुसेंट को पढ़ना बिल्कुल नहीं छोड़ना है, स्किप मत कर लेना लुसेंट को। लुसेंट से क्वेश्चन बहुत सारे रिपीट होते हैं, इसलिए उसको स्किप मत करना। कथन दिया गया गुप्त काल में स्त्रियों की दशा में सबसे पहले की तुलना में गिरावट आई। गुप्त काल में पहली बार बाल विवाह के साक्ष्य प्राप्त होते हैं और उपयुक्त संदर्भ में सही कूट का चयन करना है। तो यहाँ पर 12th नंबर क्वेश्चन आ जाएगा, थोड़ा सा देख लो, ऑप्शन में कूट का मिलान करना है। तो राइट आंसर किसका हो जाएगा, ए और आर दोनों सही है। आर ए का सही स्पष्टीकरण करता है, इसके बारे में जानकारी देख लेते हैं अपन क्या है।
ठीक, यहाँ पर आपको जानकारी देख लीजिए कि क्या है। गुप्त काल में स्त्रियों की दशा में पहले की तो अपेक्षा गिरावट आई, ठीक है। गुप्त काल में सर्वप्रथम बाल विवाह, पर्दा प्रथा, सती प्रथा के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। इस काल में स्त्रियों को उपनयन संस्कार से भी वंचित कर दिया गया था, तो ये इसकी जानकारी मिल जाएगी। पिछले क्वेश्चन में आपको बता दिया गया था कि ब्रीही से संबंधित चावल से है, और अगर आपको एक और इन्फॉर्मेशन देखना है कि जो को बोला जाता है गोधूम से गेहूं के लिए शब्द यूज किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रुद्रमा देवी जो है किस वंश की शासिका थी। चार ऑप्शन है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, वारंगल के काकती वंश, ठीक है। इसका रुद्रमा देवी वारंगल के काकती वंश से संबंधित थी। जो रुद्रदेव महाराज अर्थात गणपति की पुत्री थी, इन्होंने दक्कन में 1262 से 1290 89 तक शासन किया इन्होंने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि सूची का मिलान करना है, ठीक है। सूची का मिलान कैसे करेंगे आप लोग, यहाँ पे अच्छे देखिए, राज्य और राजधानी के बारे में बात हो रही है, पल्लव, वाकाटक, कदम्ब और काकती वंश, ठीक है। तो यहाँ पर आपको मिलान करना है कि किस राज्य की राजधानी कौन सी थी। राइट आंसर देख लेते हैं इसका, तो इसका देख लेते हैं पल्लव की राजधानी क्या हो जाएगी, कांची हो जाएगी, सही लगाया आपने। उसके बाद ये अपना कि वाकाटक की राजधानी क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी अपनी नंदीवर्धन, ठीक। फिर उसके बाद कदम की राजधानी हो जाएगी वनवासी, काकती की हो जाएगी वारंगल, ठीक है, जो कि अभी अपन ने थोड़ी देर पहले देख लिया। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सम्राट अशोक के साम्राज्य में शामिल नहीं था। 15 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। राइट आंसर इसका हो जाएगा तमिल कलम, जो कि इनके अधीन नहीं था। इसकी डिटेलिंग देख लेते हैं अपन की डिटेलिंग में क्या हो जाएगा। तमिल कलम अशोक का साम्राज्य सौराष्ट्र, कंधार, कश्मीर तक विस्तृत था। यहाँ पे अनेक शिलालेख मिले, इसलिए प्रतीत होता है कि भाई यहाँ पर इनका अधिकार था। श्रीनगर की स्थापना भी आपको पता है सम्राट अशोक के द्वारा की गई। तमिलकम जो क्षेत्र था वो वर्तमान तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी के क्षेत्र में शामिल होता है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद 16 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा। 16 नंबर का क्वेश्चन ये है कि गौतमीपुत्र सातकर्णी के हाथों नहपान की पराजय का उल्लेख निम्नलिखित में से किस मृदभांड से प्रमाणित होता है। 16 नंबर का क्वेश्चन। राइट आंसर इसका हो जाएगा नासिक से। इसकी डिटेलिंग देख लेते हैं अपन। इसकी डिटेलिंग यहाँ पर यह है कि गौतमीपुत्र सातकर्णी के हाथों नहपान की पराजय नासिक मृदभांड से प्रमाणित होती है। एरन से सती प्रथा का प्रमाण मिलता है। नासिक अभिलेख से पुलुमावी के शासन की जानकारी मिलती है। पुलुमावी भी सातकर्णी वंश का ही शासक था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर कि पाटलिपुत्र का प्रारंभ दुर्गीकरण किसने करवाया। पाटलिपुत्र का प्रारंभ में दुर्गीकरण मतलब यह है कि उसका दुर्ग जो बनाया है, दुर्ग बहुत सारे दुर्ग बनाए जाते हैं आसपास में, तो उसको दुर्गीकरण बोला जाता है। तो ये किसने करवाया है। 17 नंबर क्वेश्चन। राइट आंसर इसका हो जाएगा अजातशत्रु ने सर्वप्रथम इसका दुर्गीकरण कराया, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद 18 नंबर का क्वेश्चन है। सूची 1 और सूची 2 दी गई है, उसका मिलान करना है। यहाँ पे बोल रहे हैं पंचायत मंदिर योजना, तारा मंदिर योजना, स्तूपकार मंदिर योजना, बहुकोणीय मंदिर योजना किसका किससे संबंधित है। 18 नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पे राइट आंसर देख लेते हैं किसका क्या हो जाएगा। पंचायत मंदिर योजना है अपने खजुराहो से। तारा मंदिर योजना हो जाएगा दक्षिण कौशल मंदिर से, ठीक है। स्तूपाकार मंदिर योजना हो जाएगा सांची से। बहुकोणीय जो मंदिर योजना है वो हो जाएगी अपने होयसला मंदिर से, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। 19 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा 19। राइट आंसर इसका हो जाएगा ए गलत है, बाकी सभी सही है, ठीक है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है जो कि स्कंदगुप्त की मृत्यु के बाद साम्राज्य चलता रहा, सही है, किंतु केंद्रीय नियंत्रण कमजोर हो गया था। स्कंदगुप्त की मृत्यु के बाद स्थानीय शासक स्वतंत्र हो गए। स्कंदगुप्त के पश्चात चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने गुप्त साम्राज्य का नेतृत्व प्रदान किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है गंगा घाटी में मिहिर कुल को किसने पराजित किया था। यहाँ पर ऑप्शन देखिए। राइट आंसर इसका हो जाएगा अपना नरसिंह गुप्त ने इसको पराजित किया था मिहिर कुल को, ठीक है। डिटेलिंग में देख लेते हैं कि क्या है कि मिहिर कुल ने परवर्ती गुप्त शासक नरसिंह गुप्त बलादित्य पर आक्रमण किया, परंतु पराजित हुआ, उसको बंदी बना लिया गया। बाद में कैद से मुक्त होकर मिहिर कुल ने कश्मीर पलायन करके 600 स्तूपों को नष्ट किया, जबकि स्कंदगुप्त ने हूनों को पराजित किया था। बुद्धगुप्त परवर्ती कमजोर गुप्त राजा था। बुद्धगुप्त जो था वो सबसे कमजोर राजा था, ठीक है। नेक्स्ट है कि उपनिषद काल के समय वह विद्वान महिला कौन थी जो दार्शनिकों की सभा में उच्च ज्ञान का संभाषण किया करती थी। उपनिषद काल के बारे में बात हो रही है। राइट आंसर इसका हो जाएगा गार्गी, ठीक है। डिटेल में देखना चाहते हैं इसका, डिटेल में देख लेते हैं कि यहाँ पर गार्गी बृहदारण्यक उपनिषद जिसकी रचना याज्ञवल्क्य जी ने की है, याज्ञवल्क्य की ही, और गार्गी का इसमें संवाद मिलता है, ठीक है। बृहद स्तर पर इन दोनों का संवाद मिलता है। दर्शनात्मक वाद विवाद हुआ इसमें याज्ञवल्क्य ने गार्गी से कहा था कि अधिक बहस न करो अन्यथा तुम्हारा सिर फोड़ दूंगा। इसके अलावा अपाला, घोषा, कच्छावृत्ति भी विदुषी महिला थे, किंतु दर्शन संभाषण हेतु गार्गी प्रसिद्ध है, क्योंकि गार्गी और ये मान के चलिए याज्ञवल्क्य के बीच में शास्त्रार्थ हुआ था, ठीक है। तो ये आपको संवाद मिलता है और इसमें इसकी आलोचना भी की जाती है कि कैसे एक विदुषी महिला को डांट कर चुप कराया गया। तो इसमें याज्ञवल्क्य ऋषि की ये थोड़ी सी आलोचना भी की जाती है, ठीक है। ये आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। दोहरे मस्तूल वाले पौध का चित्रण निम्न में से किस शासक की मुद्रा पर मिलता है। 22 नंबर क्वेश्चन। ये बहुत ही यूनिक क्वेश्चन मुझे लगता है शायद ये लोगों ने सुना होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ये किसी सातकर्णी,
ठीक है, इसका डिटेल में देख लेते हैं कि भाई यज्ञश्री सातकर्णी जो था, सातकर्णी वंश का राजा था, उसकी जो मुद्रा है उसमें दोहरे मस्तूल वाले पोत का चित्रण मिलता है। यज्ञश्री सातकर्णी व्यापार और समुद्र का प्रेमी था। उसके जलयान चित्रण वाले सिक्के महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश से मिले हैं। समुद्रगुप्त के सिक्कों में वीणा बजाते हुए मिला है। आपको पता है वीणा बजाने में वो काफ़ी निपुण था, इसलिए उसके सिक्कों में वीणा का मिल जाता है। और आगे बात करें कुमारगुप्त की, तो कुमारगुप्त के सिक्कों में मयूर की आकृति मिलती है। ठीक है, मयूर। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद की 23 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा राज्य स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था। तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, मुझे लगता है सभी को पता होना चाहिए। इनमें से कोई नहीं, क्योंकि यहाँ पे चोल नहीं लिखा हुआ मेरे भाई, चोल तो देखा ही नहीं, बस मारना है तुक्का अंधाधुन कुछ भी। कम से कम जो पढ़ा है अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखो। यहाँ पर जिसने भी इनमें से कोई ने नहीं लगाया है, अगर ये ऑप्शन चूज़ किया तो वो सही जा रहा है, अन्यथा ये तीनों ऑप्शन में से किसी ने एक को भी अगर चूज़ किया तो इसका मतलब ये मान के चलिए कि आपकी पढ़ाई बहुत कमज़ोर अवस्था में। आपको ये जो फेमस क्वेश्चंस होते हैं ना, ये जो फेमस क्वेश्चन है, ये तो एकदम रटे होना चाहिए मुंह ज़बानी। फेमस क्वेश्चन में आपको कोई भी मिस्टेक नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इसी क्वेश्चन में सामने वाला आगे निकलता है। आपको गलत नहीं करना है इनको, ठीक है। अब जो नहीं बनता है किसी को, तो वो तो किसी को नहीं बनता है, ठीक है। तो 23 नंबर का यहाँ पे आप एक्सप्लेनेशन देख लो कि चोल साम्राज्य अपने स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था। इसकी जानकारी हमें परांतक प्रथम का जो शिलालेख है वो कौन सा अभिलेख है, उत्तर मेरूर अभिलेख। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जा सकता है, तो इससे इसकी जानकारी प्राप्त होती है, ठीक है। 24 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न वैदिक यज्ञों में किनका राजत्व के साथ सीधा संबंध था, राजत्व के साथ। 24 राइट आंसर देख लो तो इसका ये हो जाएगा अश्वमेध यज्ञ, राजसूय यज्ञ और वाजपेयी यज्ञ। तो जितने भी यज्ञ सभी के बारे में डिटेलिंग में पता होना चाहिए, यहाँ पर अपन देख लेते हैं ताकि आपको एक जनरल आइडिया हो जाए, ठीक है। तो भाई ये तीनों यज्ञ राजत्व से संबंधित थे। राजसूय यज्ञ के बारे में बात करते हैं। पहले तो ये हो जाएगा, यह राजा के राज्याभिषेक से संबंधित था। इसमें वरुण इंद्र का अभिषेक किया जाता था। अश्वमेध यज्ञ के बारे में बात की जाए तो आपको पता है कि भाई रामायण काल में भी राम भगवान अपना अश्व छोड़ देते, जिससे आगे चल करके जो मतलब जितना दूर तक वो अश्व जाएगा उतना साम्राज्य विस्तार हो जाता था। यदि किसी ने उस अश्व को रोक दिया तो उससे युद्ध हुआ करता था, ठीक है। तो लौ और कुश ने, उनके जो पुत्र थे, उन्होंने उनके अश्व को रोका था। इसे राजा अपने साम्राज्य विस्तार हेतु करता था, सही है। इसमें 4 अनुष्ठाता, 4 रानियाँ, उनके 400 अनुचर इसमें हिस्सा लिया करते थे। वर्ष की समाप्ति पर 600 सांड के साथ कुछ घोड़ों की बलि दी जाती थी। इसमें यह भी है कि थोड़ा सा विवादित है कि भाई इसमें घोड़ों की बलि दी जाती थी, ठीक है। वाजपेयी यज्ञ के बारे में बात करें तो यह यज्ञ राजा के यौवन शक्ति प्रदर्शन का प्रतीक था। युवावस्था के बारे में बात हो रही है। इसमें रथ दौड़ का आयोजन किया जाता था, ठीक है। पंच पशु यज्ञ में 5 पशुओं जैसे भेड़, बकरा, घोड़ा, बैल, मनुष्य की बलि दी जाती थी, ठीक है। तो पंच पशु यज्ञ में 5 चीज़ों की बलि दी जाती थी। और वाजपेयी यज्ञ को मतलब वैदिक काल का ओलंपिक भी बोला जाता है। ये आपको फैक्ट नहीं मिलेगा कहीं, लेकिन अभी अपन यहाँ बता देते हैं क्योंकि एकदम से याद आया। वैदिक काल का ओलंपिक किसको बोला जाता था, रथ दौड़ के कारण बोला जाता था। तो ओलंपिक प्रथा से भी पहले यहाँ पर ये सब चीज़ें चल रही थी, ठीक है। रथ दौड़ एक खेल ही हुआ ना, तो खेल का आयोजन सबसे पहले वाजपेयी यज्ञ में उल्लेख मिलता है। ये आपको जानकारी बतानी चाहिए थी और कुछ नहीं। नेक्स्ट है कि निम्न में से किसे शिलादित्य की उपाधि प्रदान की गई थी। तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, ये भी सिली मिस्टेक नहीं करनी है इसमें। राइट आंसर आपको हो जाएगा हर्षवर्धन। इसके बारे में सामान्य जानकारी जो डिटेल में मिल जाएगी वो देख लो यहाँ पर, ठीक है। हर्षवर्धन के बड़े भाई राज्यवर्धन को परम सौगात की उपाधि दी थी। और इसका जो बड़ा भाई था हर्षवर्धन का, राज्यवर्धन, इसकी हत्या किसने की, गौड़ नरेश शशांक ने धोखे से कर दी। और यही जो शशांक है, इसने बुद्ध बोधि वृक्ष उसको भी कटवाया था इसने, ठीक है। तो जबकि हर्ष की उपाधि महाराजाधिराज और सकल उत्तरापतेश्वर इसकी उपाधि थी, ठीक है। तो बाद में फिर हर्षवर्धन ने अपने जो शशांक है उसका हत्या कर दी थी। तो ये क्रम चलता रहता है। ये गुटबाजी चल रही थी, इस वजह से फिर आगे आपको बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ा, क्योंकि ये आपको पता है 6वीं 7वीं शताब्दी के बारे में बात हो रही है कन्नौज की। और कन्नौज में आपको पता है फिर त्रिपक्षीय युद्ध हुआ। त्रिपक्षीय युद्ध का सबसे बड़ा दुष्परिणाम यह हुआ कि जो 3 महाशक्ति थी, गुर्जर, प्रतिहार और अपना पाल, ठीक है, राष्ट्रकूट, तो ये तीनों का सर्वनाश हो गया। फिर सर्वनाश हुआ तो मोहम्मद गजनवी को बहुत अच्छा यहाँ पर उसको अवसर मिला कि भाई चलो अब आक्रमण किया जाए, जो सोने की चिड़िया उसको लूट लिया जाए। तो आपसी कलह में हम अपना ही नुकसान कर देते हैं। ये यहाँ से आपको सबक सीखना चाहिए। हिस्ट्री क्यों पढ़ाई जाती है, हिस्ट्री इसलिए पढ़ाई जाती है क्योंकि आपको यहाँ से सबक सीखना चाहिए कि भाई जो गलतियाँ हो चुकी है आप दोबारा गलती नहीं करेंगे अपन। खारवेल के संबंध में सत्य कथन का चयन करना है। पहला बोल रहा है कि वह कलिंग का शासक था, दूसरा वह जैन धर्म का अनुयायी था, तीसरा बोल रहा है कि उसने जैन आचार्यों का सम्मेलन जैन संगीति करवाया, उसने मूल रूप से नंद राजा द्वारा खुदवाई नहर का विस्तार किया। 26 नंबर का क्वेश्चन राइट आंसर बताना है आपको। इसका राइट आंसर इसका हो जाएगा 1 2 4 1 2 4 राइट है, बाकी
इसमें गलत है, क्योंकि आपको पता है जैन संगीति खारवेल के समय हुई ही नहीं। काल में भारतवर्ष पर सर्वप्रथम किसने आक्रमण किया? भारतवर्ष पर सबसे पहला आक्रमण किसने किया? 27 नंबर क्वेश्चन राइट आंसर इसका हो जाएगा ईरानियों ने। ठीक है, इसके बारे में डिटेल में देखना पड़ेगा, क्योंकि यहीं से आपको क्वेश्चन बनने की संभावना है। तो यहाँ पे देख लेते हैं भाई। तो ईरान का सबसे पहला विदेशी आक्रमण ईरानियों द्वारा किया गया था, जो कि लगभग समय है 558 ईसा पूर्व से लेकर 530 ईसा पूर्व। इस समय साइरस द्वितीय ने सर्वप्रथम आक्रमण किया, ठीक, किंतु वो भूभाग कोई भी भूभाग जीतने में असफल रहा। इसके बाद डेरियस प्रथम का नाम आता है, जो कि 516 ईसा पूर्व में सफल आक्रमण करता है भारत के ऊपर। ईरानियों के आक्रमण के 200 वर्ष बाद यूनान के सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया। मध्यकाल में 8वीं सदी के पूर्वार्ध में अरबों ने, फिर उसके 10वीं और 11वीं शताब्दी में तुर्कों ने आक्रमण किया। और यहाँ बहुत अच्छी बात है कि ये जो डिस्क्रिप्शन है यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सिकंदर महान ने लिखा हुआ है। ठीक है, जिसने कत्लेआम किया उसको महान किसी भी दृष्टि से नहीं कहा जा सकता। सिकंदर को भी महान नहीं कहा जा सकता, ना ही अकबर को महान कहा जा सकता, क्योंकि उसमें 36,000 राजपूतों का कत्लेआम करवा करके मीनार बनवाई थी। तो ऐसे व्यक्ति को कभी भी आप महान नहीं कह सकते। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि वो इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ लिया जाता है, इस वजह से आपको ये सब बातें करनी चाहिए। तो सही है वो सही है। निम्नलिखित में से सत्य कथन का चयन करना है यहाँ पर, और चलो पढ़ के बताने पड़ेंगे। पहला कि अनेकांतवाद बौद्ध धर्म का सिद्धांत है। पंचव्रत में पांचवा व्रत पार्श्वनाथ के समय जोड़ा गया। अनंत चतुष्टय में अनंत सुख की व्याख्या की गई है। और चौथा बोल रहा है कि जैन त्रिरत्न में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, सम्यक आचरण शामिल नहीं है, पूछा गया, बोला गया। ठीक है, तो 28 में कौन सा सत्य है पूछा गया। राइट आंसर इसका हो जाएगा अनंत चतुष्टय में अनंत सुख की व्याख्या की गई है, जो कि सत्य है। डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं कि भाई अनंत चतुष्टय में अनंत सुख की व्याख्या की गई है। अनेकांतवाद जैन धर्म का ही सिद्धांत है, जिसका अर्थ क्या, प्रत्येक वस्तु में अनंत गुण होते हैं। व्यक्ति को किसी भी विषय वस्तु की समस्त जानकारी नहीं होती है, अतः अपने ज्ञान त्रुटि से बचाने हेतु स्यात् शब्द मतलब शायद शब्द लगाना चाहिए जब भी आप बात कर रहे हो उसके सामने। ठीक है, और वो अहम का प्रतीक भी होता है। अगर आप स्यात् नहीं लगा रहे तो इसका मतलब यह है कि आप सर्वज्ञानी हो। जब सर्वज्ञान प्राप्त होता है तो वो अहम का द्योतक हो जाता है। ठीक है, इसलिए बोला जाता है कि ब्रह्म का ज्ञान नहीं प्राप्त किया जा सकता, क्योंकि जिसको ब्रह्म का ज्ञान हो जाता है वो उसको अहंकार हो जाएगा, और जिसको अहंकार हो जाएगा वो फिर ब्रह्म का ज्ञाता नहीं हो सकता वास्तविक रूप से। इसलिए ब्रह्म को नेति नेति कहा गया। ठीक है, पंचव्रत में बात करेंगे तो सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य शामिल है। पांचवा व्रत की बात करें तो महावीर स्वामी ने जोड़ा। ठीक है, ब्रह्मचर्य। ठीक है, अनंत चतुष्टय में आपको पता है कि ज्ञान, दर्शन, वीर्य, सुख की व्याख्या की गई। जैन के त्रिरत्न में अपना सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, समय के आचरण, ठीक है, इसमें ये शामिल हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद की 29 नंबर क्वेश्चन के बौद्ध धर्म के संदर्भ में असत्य कथन का चयन करना है। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध है। बौद्ध दर्शन में 4 आर्य सत्य, 3 रत्न, 5 स्कंद, अष्टांगिक मार्ग का उल्लेख मिलता है। चतुर्थ बौद्ध संगीति कालाशोक के समय नहीं हुई है, और बौद्ध धर्म का मूलतः ईश्वरवादी है। इसमें असत्य कथन का चयन करना है। 29 नंबर क्वेश्चन राइट आंसर इसका हो जाएगा डी, ईश्वरवादी नहीं है। ठीक है, कि बौद्ध धर्म मूलतः ईश्वरवादी था, जो कि गलत कथन है। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे, सभी को पता है। इसके 4 आर्य सत्य कौन से थे? सर्वम दुखम दुखम, दुख समुदाय, दुख निरोध कामिनी प्रतिपदा। पंच स्कंद की बात की जाए तो रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान, एवं ये इसके पंच स्कंद है, रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान। अष्टांगी मार्ग की बात करें तो अष्टांगी मार्ग में 8 मार्ग आपको पता है। प्रज्ञाशील समाधि, उसमें आपको 3-3 4-4 अंदर मिल जाएंगे। ठीक है, तो उसको स्वर्णिम मार्ग भी बोलते हैं, प्रज्ञाशील समाधि को। बौद्ध धर्म की चतुर्थ संगीति कनिष्क के समय हुई थी, और कहाँ हुई थी? कुंडलवन, कश्मीर में हुई थी। ठीक है, तो इस और आगे बौद्ध धर्म जो है अनीश्वरवादी, अनात्मवादी, मतलब आत्मा की भी इसमें मान्यता नहीं है, ना ही ईश्वर की इसमें मान्यता है। ठीक है, नेक्स्ट डे के संदर्भ में सत्य कथन का चयन करना है, और यहाँ पे आप लोग पढ़ेंगे और इसका राइट आंसर बताएंगे। 30 नंबर क्वेश्चन राइट आंसर इसका हो जाएगा 1, 2, 3 सत्य। अर्थात बिंदुसार का अन्य नाम क्या है? अमित्रघात, अमित्रचेट्स या सिंहसेन। बिंदुसार ने तक्षशिला विद्रोह को रोकने के लिए अशोक को भेजा था। पहले सुसीम को भेजा था, लेकिन वो असफल हुआ तो फिर उसको अशोक को भेजा। ठीक है, और सुसीम बिंदुसार का ही पुत्र था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि भाई सीरिया के शासक ने इसके दरबार में राजदूत को भेजा था। ठीक है, और डिटेल में आपको देखना है तो डिटेल में भी दिखाई देते हैं आपको। यहाँ पे आप देख लीजिए भाई। ठीक है, कि ये बोल रहा है कि 1, 2, 3 सत्य, और चौथा असत्य, क्योंकि चीन के शासन ने भारत पर बिंदुसार के समय कभी भी आक्रमण नहीं किया। तो चीन का आक्रमण बिंदुसार के समय कभी नहीं हुआ। बिंदुसार के दरबार में सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम ने डायमेक्स नामक राजदूत को भेजा था। दिव्य वेदांत के अनुसार बिंदुसार के समय तक्षशिला में जो विद्रोह हुआ था, अमात्यों का विद्रोह हुआ था। ठीक है, दबाने के लिए मालवा या उज्जैन के प्रशासक अशोक को भेजा गया था। अशोक ने इस विद्रोह को आसानी से शांत करा दिया था। ठीक है,
31 नंबर का क्वेश्चन है कि स्तूप और स्थान दिए गए हैं, कौन सा स्तूप कहाँ पर है 31। तो राइट आंसर देखते हैं इसका हो जाएगा पीपर हवा हो जाएगा नेपाल में, सांची हो जाएगा राजस्थान में, आपको पता ही है, भरूच हो जाएगा अपना सतना में, और धर्मराज का हो जाएगा सारनाथ में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि सीथियन शक शासक के संदर्भ में असत्य कथन का चयन करना है 32। राइट आंसर इसका हो जाएगा बी, अंतिम शासक चेस्टन बोला जा रहा है, जो कि गलत है, बाकी सभी सही है। तो इसका डिस्क्रिप्शन में देख लेते हैं 32 नंबर का क्वेश्चन। तो इसका डिस्क्रिप्शन ये है कि भाई सीथियन जिसे शक भी बोला जाता है कि कुल 5 शकों में से भारत में 4 शक आई थी। तक्षशिला का प्रथम शक शासक कौन सा? महोश था। ठीक है, न कि चेस्टन था। चेस्टन मालवा में शकों का पहला शासक था। मालवा में शकों का पहला शासक कौन था? चेस्टन था। मालवा के राजा विक्रमादित्य ने 57 ईसा पूर्व में मालवा में शकों का उन्मूलन करके मालव या विक्रम संवत की शुरुआत की थी। यही शक बाद में मथुरा में जाकर बस गए थे यहाँ से, ठीक है, भागकर। नेक्स्ट है कि कण्व वंश के बारे में सत्य कथन का चयन करना 33 नंबर का क्वेश्चन। राइट आंसर इसका हो जाएगा इस वंश के बाद सातवां वंश की स्थापना हुई थी, ये इसका सत्य कथन है। और इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं ताकि आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल जाए। कण्व वंश के बारे में यहाँ पर जानकारी है कि ये ब्राह्मण वंश था। ठीक है, इसका संस्थापक वासुदेव था और अंतिम शासक था सुशर्मन, जिसकी हत्या किसने की? भाई सिमुक ने। ठीक है, सिमुक ने फिर उसका सातवां वंश की नींव डाली, जो कि मौर्यकालीन भारतीय वंश था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 34 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं कि मौर्यकालीन समाज के संदर्भ में सत्यकूट का चयन करना है। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि इस काल में वर्ण संकर जातियों की संख्या में वृद्धि हुई। सेकंड बोल रहा है कि महिलाओं की दशा में सुधार हुआ। सतीप्रथा का आरंभ इसी काल में हुआ। विदेशियों को भारतीय वर्ण व्यवस्था में शामिल किया गया। तो इसका हो जाएगा अपने 1 और 4 सत्य है, अर्थात इस काल में वर्ण संकर जातियों की संख्या में वृद्धि हुई और विदेशियों को भारतीय वर्ण व्यवस्था में शामिल किया गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 35 नंबर क्वेश्चन की गुप्तों के पतन के बाद नवनिर्मित वंश राज्य एवं स्थान का असत्य युग में छाटिए। इसमें से कौन सा गलत है? गुप्तों के पतन के बाद, गुप्तोत्तर वंश भी बोल सकते हैं इसको 35। राइट आंसर इसका हो जाएगा चंद्र, जो कि मगध बोला जा रहा है, गलत है, बाकी सभी सही है। मौखरी में कन्नौज वंश था। वर्धन वंश थानेश्वर में था और मैत्रक वल्लभी में था। ठीक है, गुप्तकालीन प्रांतीय प्रशासन में प्रांतपति को क्या कहा जाता है गुप्तकालीन में? 36। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऊपरिक बोला जाता था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, इसमें थोड़ा डिटेल देख लेते हैं आपको। यहाँ आप देख सकते हैं कि ऊपरिक, जो कि गुप्तकाल में प्रांतों को क्या कहा जाता था? देश और अवनी या भुक्ति कहा जाता था। प्रांतपति को ऊपरिक कहते थे, जबकि सीमांत प्रदेश के शासक को गुप्ता कहा जाता था। विषयपति जिला का प्रमुख अधिकारी था। अग्रहारिक दान विभाग का अधिकारी था, जबकि प्रथम कायस्थ जो था वो जिले स्तर का मुख्य लेखक था। महासंधि विग्राहक विदेश नीति से संबंधित था। ठीक है, तो ये आप देख लीजिए, यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर लेना चाहते हैं तो, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और यहाँ पे जो चंद्र है ये मगध से संबंधित नहीं था, ये बंगाल से संबंधित था। ठीक है, ये आपको इन्फॉर्मेशन दे दी। नेक्स्ट है कि गुप्त काल में सूर्य पूजा से संबंधित साक्ष्य किन स्थानों से मिले हैं? यहाँ 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, कूट का मिलान करना पड़ेगा आपको। ठीक है, अच्छे से दिख रहा है। ठीक है, देख लीजिए अच्छे से। राइट आंसर इसका जो 1 2 3 4 ये सभी मिले हुए हैं। मंदसौर, ग्वालियर, बुलंदशहर, अंतर्वेदी, गंगा यमुना, दोआब। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि अजंता की चित्रकला से संबंधित सत्य कथन का चयन करना है। 4 ऑप्शन देखिए। पहला बोल रहा है कि यह महाराष्ट्र के नासिक जिले में अवस्थित है। इन गुफाओं का निर्माण 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 7वीं शताब्दी तक गुप्तकाल और वाकाटक जैसे राजवंशों के द्वारा हुआ। इसकी खोज जेम्स प्रिंसेप ने की और यहाँ ब्राह्मण, जैन और बौद्ध धर्म से संबंधित चित्र मिल जाते हैं। 38। राइट आंसर इसका हो जाएगा बी, जो कि सत्य है। इन गुफाओं का निर्माण 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक हुआ, जो कि गुप्त और वाकाटक जैसे राजवंशों से इसमें संबंधित चित्र मिल जाते हैं। 38 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, इसका डिटेल देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर यह गुफा कहाँ मिल रही है आपको? महाराष्ट्र के औरंगाबाद में मिलेगी, न कि नासिक में। इन गुफाओं का निर्माण 2वीं से 7वीं शताब्दी में हुआ। इसकी खोज जेम्स अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा की गई, 1819 में की गई थी। ठीक है, और यहाँ ब्राह्मण और बौद्ध धर्म से संबंधित चित्र मिलते हैं, न कि जैन धर्म से। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा लेना चाहते हैं तो। देखिए, पीडीएफ भेजने से कोई फ़ायदा नहीं होना, क्योंकि पीडीएफ बहुत कम लोग लगाते हैं। ऐसे तो पीडीएफ न जाने आपने कितनी इकट्ठी करके रखी होगी। त्रिकोणीय संघर्ष में कौन सा वंश शामिल नहीं है? फिर भी अपन पीडीएफ डाल देंगे आपको। ठीक है, त्रिकोणीय संघर्ष में अभी तो बता ही दिया, तो फिर आपको तो इसका आंसर बताने की आवश्यकता है नहीं। तो राइट आंसर सोचेगा परमार इसमें शामिल नहीं थे। बाकी डिटेल में देखना है तो डिटेल में दिखा देते हैं आपको। यहाँ पे देख लीजिए कि 8वीं शताब्दी में कन्नौज पर अधिकार के लिए 3 बड़ी शक्तियाँ लड़ रही थी, गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और अपना पाल वंश। क्योंकि अब पता है कि हर्षवर्धन की मृत्यु हो चुकी थी। ठीक है, फिर उसके बाद कन्नौज एक बहुत बड़ा केंद्र था वो संपूर्ण भारत का,
तो उसके ऊपर जो आधिपत्य करता तो वो सभी संपूर्ण भारत का राजा हो जाता, सम्राट हो जाता। तो ये इस चक्कर में लगे रहे और इन्होंने दूरदृष्टि इनमें नहीं थी कि भाई हमें विदेशी संबंध भी देखने चाहिए, विदेश में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, या आपस में लड़ते रहे। 200 वर्ष का युद्ध चलता रहा। अंतिम रूप से क्या हुआ, गुर्जर प्रतिहार वंश की विजय हो गई, जिसका श्रेय पराक्रमी शासक मिहिर भोज प्रथम को जाना जाता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हुई, लेकिन तीनों वंश का अंतिम रूप से पतन ही हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 40 नंबर क्वेश्चन की भाई आधा धरा निराधरा निरालंबा सरस्वती की शासक की मृत्यु पर कहा गया। बहुत फेमस लाइन है और ये नहीं पता है तो फिर क्या ही पता है, क्योंकि ये हम आंसर राइटिंग में भी लिखना पड़ेगा। और ये है राजा भोज के बारे में बात हो रही है। जब आप राजा भोज के ऊपर निष्कर्ष लिखेंगे, उसका मूल्यांकन अगर आता है तो ये लिखो उस पर कि इनकी मृत्यु पर विद्वानों ने, वहाँ विद्वान थे बहुत सारे, 500 विद्वान के आसपास थे, तो उन्होंने ये उक्ति कही थी विद्वानों ने। तो इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं, फिर भी आपको थोड़ी सी जानकारी एक्स्ट्रा मिल जाएगी कि भाई यहाँ पे राजा भोज स्वयं विद्वान था। ठीक है, उन्होंने चिकित्सा, गणित, व्याकरण अनेक ग्रंथ लिखे, जैसे युक्ति कल्पत्रु, वास्तुशास्त्र के ऊपर बहुत बड़ा ग्रंथ है, आयुर्वेद सर्वस्व, चिकित्सा के ऊपर ग्रंथ लिखा, सरस्वती कंठावरण, धार में सरस्वती मंदिर का निर्माण कराया इन्होंने। ठीक है, और भोजशाला मंदिर का निर्माण कराया। भोजशाला मंदिर यही है जो अपनी धार में जो मस्जिद है कमाल मौला मस्जिद है वो एक्चुअली। तो कमाल मौला मस्जिद जो बाद में आकर के मतलब कब्जा किया गया और उसका नाम कमाल मौला कर दिया गया, और ये एक्चुअली में भोजशाला है। तो ये इसके ऊपर विवाद चल रहा है और अभी हाई कोर्ट ने बोल दिया कि भाई इसका भी सर्वे होगा। ठीक है, तो ये वही मस्जिद है जो कि राजा भोज ने बनाई है। ठीक है, तो मस्जिद मतलब बाद में नामकरण कर दिया गया, लेकिन वो एक्चुअली भोजशाला है, सरस्वती मंदिर है वो। और यहाँ पर संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना की विद्वानों ने उक्त पंक्ति राजा भोज के संदर्भ में कही थी। ठीक है, आधा धरा निराधरा निरालंबा सरस्वती, मतलब गुजरात के सोलंकी वंश के संदर्भ में सत्यकूट का चयन कीजिए। तो यहाँ पे देखिए 41 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा। सोलंकी वंश का संस्थापक कुमारपाल था। यह अग्निकुल से संबंधित वंश था। मोढेरा का जो सूर्य मंदिर है सोलंकी राजाओं ने निर्माण करवाया। राजधानी उज्जैन थी। 41 राइट आंसर इसका हो जाएगा सी। 2 और 3 सत्य है, अग्निकुल से संबंधित है और मोढेरा का सूर्यवंशी सूर्य मंदिर जो सोलंकी राजों ने करवाया था। और इसका डेट सोलंकी वंश का संस्थापक मूलराज प्रथम था। इसकी प्रारंभिक राजधानी क्या थी, अनहिलवाड़ थी, गुजरात न कि उज्जैन थी। दिलवाड़ा के जो जैन मंदिर है और मोढेरा का जो सूर्य मंदिर है वह इन्हीं वंश के शासकों ने बनवाए। इस वंश के प्रमुख शासक कौन था, भीम प्रथम, भीम द्वितीय, कुमारपाल, अजयपाल और सिद्धराज हुए। सिद्धराज के दरबार में आचार्य हेमचंद्र थे। और नेक्स्ट है कि उत्तर वैदिक कालीन आर्यों के आर्थिक जीवन के बारे में सत्य कथन का चयन करना है। पहला बोल रहा है कि नीचे करना पड़ेगा। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि सत्य कथन का चयन करना है। कृषि का महत्व कम हो गया, पशुपालन का महत्व बढ़ गया, आर्यों ने प्रथमतः लोहा और चांदी का ज्ञान हुआ, गोवध करने पर हाथ काट लिया जाता था, ये बोला जा रहा है सत्य कथन। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा आर्यों ने सबसे पहले लोहा और चांदी का ज्ञान प्राप्त हुआ। उत्तर वैदिक कालीन की यह प्रमुख विशेषता थी। इसका डिटेल देख लीजिए क्योंकि इंपॉर्टेंट है दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से, प्री और मेंस। आर्यों को सबसे पहले लोहा और चांदी का ज्ञान प्राप्त हुआ। ठीक है, यहाँ पे फिर इसके बाद क्या होने लगा, स्थायी कृषि होने लगी, व्यवसाय में कृषि को प्राथमिकता दी गई, जिससे कृषि का महत्व बढ़ गया। ऋग्वैदिक काल की तुलना में अब पशुपालन का महत्व कम हो गया। ठीक है, पहले पशुपालन का महत्व था, अब पशुपालन का महत्व कम हो गया। तो यहाँ खेती की जाने लगी, खेती होने लगी। देखो लोहा था तो लोहा से औजार बनने लगे, उपकरण बनने लगे। और लोहे को क्या कहा जाता था, कृष्ण अयस। तांबे को क्या कहा गया, लोहित अयस। तांबे और कांसे के लिए अयस शब्द का यूज़ किया गया। चांदी के लिए रकम या रूप्य प्रयोग किया जाने लगा। इस प्रकार आर्यों ने प्रथमतः लोहा और चांदी का ज्ञान प्राप्त हुआ। और इससे क्या हुआ कि खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता प्राप्त हुई और इससे फिर देश विदेश को व्यापार किया जाने लगा। ठीक है, और गोवध के लिए हाथ नहीं काटा जाता था, सीधा मृत्यु दंड दिया जाता था। ठीक है, गोवध के लिए। तो यही प्रावधान अभी भी लाना पड़ेगा आपको। ठीक है, 43 नंबर का कालीन राजनीतिक संस्था विदर्भ का संबंध किससे, सैनिक असैनिक धार्मिक कार्यों का प्रबंधन सभा से है इसका संबंध। ठीक है, इसकी डिटेल आपको देखना चाहते हैं तो देख लीजिए 43 का। यहाँ पे सभा जो थी इसमें श्रेष्ठ और कुलीन जन भाग लिया करते थे। इसके अध्यक्ष को सभापति कहते थे और सदस्यों को सभा कहा गया। सभा न्याय का भी कार्य करती थी। इसकी तुलना राज्यसभा से की जाती है जो कि लुडविग। ठीक है, इसने इसकी तुलना की है, लुडविग। तो इसने सभा को क्या बोला, राज्यसभा, और फिर जो समिति थी उसको लोकसभा कहा। ठीक है, नाम याद रखना। आगे बढ़ते हैं। समिति, इसके सदस्यों को आमजन होते थे। ठीक है, इसके अध्यक्ष को क्या बोलते थे, ईशान बोलते थे। समिति के सदस्यों का राजा का निर्वाचन करती थी, इसलिए इसको लोकसभा बोला है। राजा का निर्वाचन कर रही मतलब यहाँ पे प्रधानमंत्री का निर्वाचन हो रहा है, वैसे ही इसको सिमिलरिटी के आधार पर बुलाए। इसकी तुलना आधुनिक लोकसभा से की, जो अभी बहुत पहले बता दिया। विदर्भ जो है यह सबसे प्राचीन संस्था थी जो कि सैनिक धार्मिक कार्यों से संबंधित थी। परिषद के बारे में बात की जाए तो एक जनजाति सैन्य सभा जैसी थी। ठीक है,
नेक्स्ट देखते हैं 44 नंबर का क्वेश्चन कि सतपथ ब्राह्मण में उल्लेखित राजा विदेद माधव से संबंधित ऋषि कौन थे। 44 राइट आंसर इसका हो जाएगा ऋषि गौतम राहुगण। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्या है इसके बारे में जानकारी अपन डिटेल में देखते हैं क्या है। तो यहाँ पे देख लीजिएगा ऋषि गौतमी राहुगण उत्तर वैदिक कालीन ग्रंथ सतपथ ब्राह्मण में उल्लेखित विदेद माधव की कथा से ज्ञात होता है कि विदेद सरस्वती नदी के तट पर निवास करते थे। अपने पुरोहित गौतम राहुगण की सहायता से अग्नि से जंगल व नदियों को जलाते हुए पूर्व की ओर आगे बढ़े, परंतु अग्नि ने सदानेरा नदी वर्तमान की गंडक नदी से आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। इस आधार पर उत्तर वैदिक आर्यों की पूर्वी सीमा सदानेरा को माना जाता है। तो उत्तर वैदिक आर्यों की जो पूर्वी सीमा क्या है, सदानेरा अर्थात गंडक नदी बिहार। भारतीय संस्कृति के अंतर्गत रित का क्या अर्थ है। रित टू द सिलेबस अपने को टेस्ट सीरीज है, तो ये इस हिसाब से ही आपको पढ़ना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्राकृतिक नियम। डिटेल देख लेते हैं इसकी। डिटेल क्या है कि भाई ऋग्वेद में हमें प्राकृतिक नियम, ऋग्वेद में हमें धर्म के अतिरिक्त दूसरा शब्द ऋत मिलता है। सभी देवताओं का संबंध ऋत प्रकृति से माना गया है। माना जाता है कि सृष्टि के शुरुआती युग में ऋत की उत्पत्ति हुई। ऋत के द्वारा विश्व में सुव्यवस्था का और प्रतिष्ठा स्थापित हुई। ठीक, हिंदू घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यह प्रमुखता लौकिक सभ्यता थी और उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था किंतु वर्चस्वशाली नहीं था। नेक्स्ट है कि उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है। 46 राइट आंसर इसका हो जाएगा अपना एक और दो दोनों ही सत्य है। 47 यहाँ पे थोड़ा सा डार्क है। भागवत धर्म में कृष्ण की बाल लीलाओं का संबंध निम्नलिखित में से किससे था। भागवत धर्म में कृष्ण की बाल लीलाओं का संबंध किससे था। कालिदास, जनक, सूरदास और रामानुजाचार्य। 47 तो इसका राइट आंसर आपको पता है सूरदास ने। जो कृष्ण हैं उनको देवकी पुत्र किसमें कहा गया, कौन सा उपनिषद है वो देवकी पुत्र कहा गया छांदोग्य उपनिषद है वो, छांदोग्य उपनिषद जिसमें इन्हें देवकी पुत्र कहा गया। ठीक है, नेक्स्ट है कि अभिधम्म पिटक का संबंध किससे है। बहुत इजी क्वेश्चन है, सभी को पता है, बौद्ध धर्म से है। अभी थोड़ी देर पहले अपन ने इसको डिस्कस किया। देवदासी प्रथा का कब आरंभ हुई है। 49 नंबर क्वेश्चन राइट आंसर इसका हो जाएगा गुप्त काल से स्टार्ट हुई। तो थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन में देख लो, काफ़ी विवादित रहती है ये प्रथा, तो इसके बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। जैसे कुषाण काल में बाल विवाह की प्रथा प्रारंभ हुई। स्त्रियों में उपनयन की समाप्ति और बाल विवाह के प्रचलन ने उसे समाज में अत्यंत निम्न स्थिति में ला दिया था। इस युग में विवाह की आयु और कम करके 8 से 10 वर्ष को उपयुक्त माना गया। तो देवदासी प्रथा गुप्त काल में स्टार्ट हुई। ठीक है, देवदासी मतलब कि मंदिर में जो दासी रखी जाती थी उन्हें देवताओं को समर्पित कर दिया जाता था, उन्हें देवदासी कहा जाता है। ठीक है, वर्तमान में भी कर्नाटक में प्रथा प्रचलित है, लेकिन कर्नाटक में एक अधिनियम के तहत उसको अमान्य घोषित कर दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सब प्राचीन भारत की श्रेणी व्यवस्था के संबंध में असत्य। श्रेणी व्यवस्था इंपॉर्टेंट है, 50 नंबर का क्वेश्चन राइट आंसर इसका हो जाएगा श्रेणी व्यापारियों, कारीगरों एवं मजदूरों का संगठन था। तो इसके बारे में डिटेल में देखना पड़ेगा क्योंकि ये है इम्पोर्टेंट। तो यहाँ पे देखो, प्राचीन कालीन भारत में एक ही शिल्प अथवा व्यवसाय करने वाले समूह को श्रेणी की संज्ञा दी गई। इनके उद्भव का एक महत्वपूर्ण कारण उत्तर वैदिक काल में उद्योग धंधों का स्थानीयकरण था। यह व्यवस्था संपूर्ण भारत में थी। उत्पादित वस्तुओं की गुणवत्ता और कीमत संबंधित श्रेणी द्वारा निर्धारित की जाती थी। श्रेणी अपने सदस्यों के आचरण पर भी नियंत्रण रखती थी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद 51 नंबर का क्वेश्चन। महमूद गजनवी के संदर्भ में जानकारी देने वाली निम्नलिखित पुस्तक और उसके रचनाकारों का असत्य मिलान चुनिए कि कौन सा इसमें असत्य। तारीख यामीनी किसने लिखी। तहकीक हिंद, शाहनामा, किताब उल हिंद। तो इसमें से कौन सा गलत है। इसमें से गलत हो जाएगा किताब उल हिंद बेहाकी बोला जा रहा है, जो कि गलत है। अल बरूनी ने लिखी है। ठीक है, तो इसका अपन एक डिटेल देख लेते हैं अगर डिटेल देखना चाहते हैं आप लोग तो किताब उल हिंद जो बेहाकी ने नहीं लिखी है, ये अल बरूनी ने लिखी है। ठीक है, किताब उल हिंद तारीख हिंद या तहकीक हिंद भी कहा जाता है इसको। बेहाकी ने क्या लिखा है। बेहाकी को पहले बात तो पूर्वी पेप्स बोला किसने, लेम्पो ने। इसकी रचना क्या है। तारीख है सुबुत्तगिन आपको पता है, अलप्तगिन, सुबुत्तगिन, ये सब गजनी से संबंधित है, गजनवी से संबंधित है। इनके पिता दादा ऐसे मतलब ये समझ के चलिए। नेक्स्ट है कि मोहम्मद गोरी के गुलाम बख्तियार खिलजी को बंगाल विजय का श्रेय प्राप्त है। इसने बंगाल के किस शासक को पराजित किया था। मोहम्मद गोरी ने। 52 नंबर क्वेश्चन राइट आंसर इसका हो जाएगा अपन लक्ष्मण सेन को पराजित किया था। सेन वंश का शासक था। कुतुबुद्दीन ऐबक के संदर्भ में सत्य कथन का चयन करना है यहाँ पे। ठीक है, देखिए
भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक बोला जाता है इसको, कुतुबुद्दीन को। जूंद की लड़ाई में बलबन को पराजित किया इसने। सिपा सालार मलिक की उपाधि धारण की इसने। लाख बख्श, पील बख्श, हातिम द्वितीय, कुरान ख्वा नहीं कहा जाता है बोला गया। 53। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा अपना बी, केवल 1 और 3 सत्य है। मतलब कि सिपा सालार और मलिक की उपाधि प्राप्त की इसने, और पहला कि तुर्की राज्य का संस्थापक इसको माना जाता है। नेक्स्ट है कि तुर्क चहलगानी का संबंध गुलाम वंश की किस व्यवस्था से था पूछा गया। 54। राइट आंसर इसका हो जाएगा प्रशासनिक व्यवस्था था। तुर्कान चहलगानी बोल दो या तुर्क चहलगानी, 40 सरदार होते थे इसमें। इल्तुतमिश ने इस व्यवस्था की शुरुआत की थी, बलबन ने इसका अंत कर दिया। ये सामान्य जानकारी थी, आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है कि कथन दिए गए भारत पर तुर्की आक्रमण सफल हुए। दूसरा बोल रहा है कि भारत में राजनीतिक एकता नहीं थी। तो अब ये तो सब एक्सप्लेनेशन अभी बता दिया मैंने इतना सारा, अभी आपको समझ में आ ही गया होगा। 55। तो इस टाइप का कंसेप्चुअल आ भी जाता है तो फिर आपको पता चलना चाहिए कि ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। तुर्की आक्रमण क्यों हुआ? त्रिपक्षीय युद्ध। त्रिपक्षीय युद्ध सब राजनीतिक व्यवस्था ही तो थी, आपस में लड़ रहे थे हम, और बाहरी व्यक्ति ने उसका फ़ायदा उठा लिया। तो ये फिर वही बात होगी ना, एकता तो नहीं थी। अभी भी एकता नहीं है, ये वाली बात है। ठीक है। निम्नलिखित सुल्तानों में से किस किस का योगदान कुतुब मीनार के निर्माण में था पूछा गया। 56। राइट आंसर इसका हो जाएगा अपना डी, अर्थात 1 और 2 और 4। कुतुबुद्दीन ऐबक का भी था, इल्तुतमिश और फिरोज शाह तुगलक, सभी ने अपने अपने शुरुआत हुई ऐबक के समय, इल्तुतमिश और फिरोज ने इसमें काम किया, और फिरोज के समय कंप्लीट हो गई थी क्योंकि एक मंजिल थी जो कि बिजली से गिर गई थी, तो फिरोज ने उसका पुनर्निर्माण करवाया। जब उसने राजत्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन के सुल्तान के लिए उपयोग किया है। राइट आंसर इसका हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी के लिए। ठीक है। यहाँ पे कुछ राज्य दिए, उसके शासक दिए है, उसका कोड का मिलान करना है। 58 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा। राइट आंसर इसका देख लो। इसका राइट आंसर हो जाएगा रणथंभौर के बारे में बात करो तो रणथंभौर से संबंधित कौन था? ये अपना था, एक मिनट, रणथंभौर से संबंधित था अपना हमीर देव। ठीक है। फिर उसके बाद चित्तौड़ से राणा रतन सिंह। ठीक है, जो आपने पद्मावती पिक्चर देखी होगी वही है ये, राणा रतन सिंह। फिर उसका देवगिरी की बात करेंगे, देवगिरी राजा राय रामचंद्र। फिर उसका गुजरात से राजा कर्णदेव। ठीक है। तो ये आपको सामान्य जानकारी पता चल गई। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली की स्थापना की थी या प्रारंभ किया था? बहुत फेमस क्वेश्चन है, सभी को पता होगा मुझे लगता है। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में बात हो रही है। ठीक है, पीडीएस सिस्टम। ठीक है। नेक्स्ट है कि 60 नंबर का मध्यकालीन भारतीय राज्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है पूछा गया है। तो यहाँ पे छोटा कर देते हैं, देख लो यहाँ पे। राइट आंसर 60 नंबर का क्या हो जाएगा अपना? इसका राइट आंसर ये हो जाएगा डी, फिरोज शाह तुगलक ने नहरों का निर्माण करवाया था, जो कि सत्य है। ठीक है। और इसका डिटेल देख लेते हैं 60 नंबर का, ताकि आपको, तो यहाँ 60 का डिटेल ये है कि फिरोज शाह तुगलक ने नहरों का निर्माण करवाया था। ठीक है। दीवान आरिज जो सैन्य विभाग था उसने बलबन ने उसकी स्थापना की, न कि अलाउद्दीन ने। और जबकि घोड़ा को दागने की प्रथा की शुरुआत किसने की? अलाउद्दीन खिलजी ने की। दीवान बंदगान दासों के लिए फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया। सबसे ज़्यादा जो मतलब दास थे वो फिरोज शाह तुगलक के समय ही थे। फिरोज शाह तुगलक ने 11 नहरों का निर्माण करवाया था। ठीक है। आगे क्वेश्चन है कि सुल्तान को अपनी प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई। मोहम्मद बिन तुगलक के संदर्भ में यह कथन किसने कहा था? बहुत फेमस है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बदाऊनी ने ये कहा था, क्योंकि गिरते पड़ते राही, मतलब इसका बहुत फेमस कथन एक और है कि भाई मैं अगर बुखार ठीक करने जाता हूँ तो मुझे कोई और बीमारी हो जाती है, तो मेरा राज्य कैंसर से ग्रसित हो गया। एक बीमारी ठीक करने जाओ तो दूसरी बीमारी हो जाती है, क्योंकि 4 इसने जो कार्य किए वो सभी फेल हो गए। ठीक है। सांकेतिक मुद्रा हो गया, खुरासान कराचिल का अभियान हो गया, दौलताबाद राजधानी परिवर्तन हो गया, इस टाइप के जो कार्य इसने करवाए थे वो सब गलत हो गए, मतलब इसके लिए। निम्नलिखित वंशों में से किस क्रम में दिल्ली पर शासन किया था? जिसने कोड से सही उत्तर का चयन करना है। खिलजी, सैयद, लोधी और गुलाम। तो यहाँ पे आपको क्रम बताना है। 62। ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, 4, 1, 3, 2, अर्थात पहले गुलाम आ जाएंगे, फिर उससे खिलजी आ जाएंगे, फिर उसके बाद अपना आ जाएगा सैयद, फिर उसका आ जाएगा लोधी। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। और इसका आपको ये भी पता होना चाहिए कि भाई कब से कब आया है, 1206 से 1290, इस टाइप से, मतलब ईयर आपको पता होना चाहिए, ये मैं बोलना चाह रहा हूँ। निम्नलिखित में से किसे आंध्र भोज के नाम से भी जाना जाता है? तो आंध्र भोज, अभिनव भोज, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 63 नंबर क्वेश्चन राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, फिर से आया। क्यों आंध्र भोज, अभिनव भोज किसको बोला जाता है? कृष्ण देव राय को। और उसके बारे में डिटेल देख लेते हैं, क्योंकि बहुत फेमस क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ देख लो,
आंध्र भोज के नाम से विजयनगर के तुलुवंशी शासक कृष्णदेवराय को बोला जाता है। इसको आंध्र भोज भी बोलते हैं, अभिनव भोज भी बोलते हैं। बाबर ने इसकी मतलब शक्ति की काफ़ी बढ़ाई की है, बाबरनामा में ये भी मिलता है। सबसे सर्वाधिक शक्तिशाली शासक भी बोला है इसको। सर्व कर किस हेतु लगाया जाता था? सर्व 64 नंबर का क्वेश्चन, राइट आंसर हो जाएगा सिंचाई के लिए लगाया गया था ये कर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि सल्तनत काल में इक्तिदारों द्वारा सरकारी खजाने में जमा की जाने वाली इक्तिदारों द्वारा अतिरिक्त राशि को क्या कहा जाता था? अतिरिक्त राशि, ठीक है, तो उसे क्या कहा जाता था? उसे कहा जाता था फवाजिल। जो अतिरिक्त राशि होती थी वो इक्तिदारों द्वारा जमा कराई जाती थी, उसे फवाजिल बोला जाता था। ये देखिए यहाँ पर फवाजिल इक्तिदार कुल राजस्व में से प्रशासनिक खर्च निकालकर जो शेष राशि सुल्तान को भेज देते थे उसे कहा जाता था खराज जो था वो गैर मुसलमानों से ले जाने वाला भूमि कर था, जबकि मसाहत जो थी भूमि माप की पद्धति थी। ठीक है, और सल्तनत काल में इसको अपनाया गया था। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद कि 66 नंबर क्वेश्चन की इसमें असत्य युग्म का चयन करना है। गुलबर्गा, मालवा, जौनपुर, अजमेर, तो कौन सी चीज़ कहाँ पर है? इमारत या स्थल बोल दो, स्थापत्य बोल दो। 66 राइट आंसर इसका हो जाएगा कि भाई असत्य बताना है, तो अजमेर में कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद बोला गया, जो कि गलत है। गुलबर्गा में जामा मस्जिद, मालवा में जहाज महल जो गयासुद्दीन खिलजी ने बनवाया, जौनपुर में अटाला मस्जिद जो कि अटाला देवी का जो मंदिर था, काली मंदिर, उसको तोड़ के बनाया अजमेर। ठीक है, तो इसका डिटेल में देख लीजिए, डिटेल में पता चलेगा आपको। तो अजमेर जो है कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद नहीं, यहाँ पे कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद है यहाँ दिल्ली में, जबकि अजमेर में अढ़ाई दिन का झोपड़ा हो जाएगा। ठीक है, इसे बाकी सभी शेष विकल्प सत्य है। ठीक है, अढ़ाई दिन का झोपड़ा किसने बनाया था और उसको तोड़ करके, मतलब इसके ऊपर अढ़ाई दिन का झोपड़ा किसने बनाया? चलो अढ़ाई दिन का झोपड़ा ये बता देते कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया, लेकिन वो किस हिंदू शासक ने बनाया था उसको तोड़कर अढ़ाई दिन का झोपड़ा बनाया, ये आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, डिटेल में जिसने पढ़ा होगा वो बता सकता है। निम्नलिखित में से किसने तबले का महत्व प्रचलन बढ़ाया? 67 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना? ये हो जाएगा अपना अमीर खुसरो ने तबले का महत्व को प्रचलन बढ़ाया। सूची 1 और सूची 2 का मिलान करना है और प्लासी मतलब युद्ध दिए गए हैं उसका आपको ईयर बताना है। यहाँ पे कोड देखना पड़ेगा आपको ऐसे। प्लासी का युद्ध, तालीकोटा का युद्ध, हल्दीघाटी का युद्ध, तराइन का युद्ध। 68 फेमस क्वेश्चन है, तो यहाँ पे गलती नहीं करनी है आपको। ठीक है, तो राइट आंसर देख लेते हैं इसका क्या हो जाएगा। प्लासी का हो जाएगा 1757, ईजी है, आपको पता है। फिर उसका तालीकोटा बोले तो यहाँ पे हो जाएगा विजयनगर से संबंधित 1565। हल्दीघाटी का युद्ध अकबर और प्रताप के बीच में हो जाएगा। ठीक है, और तराइन का युद्ध हो जाएगा 1192। ठीक, नेक्स्ट देखते और इसका डिटेल देख लेते ताकि आपको और डिटेल पता चल जाए अगर कुछ एक्स्ट्रा है तो। खाली यहाँ पे डिटेल है नहीं, तो जो बताया होते काफ़ी आप लोग के लिए। ठीक है, तराइन का युद्ध तो आपको पता ही है, पृथ्वीराज चौहान और अपना मोहम्मद गोरी के बीच में हो जाएगा। हल्दीघाटी का युद्ध बता दिया, तालीकोटा का युद्ध भी बता दिया, प्लासी का युद्ध भी हो जाएगा। ठीक है, अंग्रेजों के साथ हुआ था अपना। किस वर्ष बहमनी राज्य की स्थापना हुई थी? 69 नंबर क्वेश्चन, राइट आंसर इसका हो जाएगा 1347 में की थी हसन गंगू ने। उसको दक्षिण का लोमड़ी बोलते हैं। ठीक है, डिटेल में देख लीजिए, यहाँ पर कुछ लिखा है कि ये रहा। दक्कन के अमीरान ए सदाह के विद्रोह के परिणाम स्वरूप मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में अंतिम दिनों में बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुई। जफर खां या हसन गंगू बोला जाता है इसको। ठीक है, और इसको दक्षिण लोमड़ी की उपाधि बोली दी गई है। ये आपको जो एडिशनल क्वेश्चन है वो बंदे ने बता दिया आपको। सूची 1 सूची 2 का मिलान करना है। यहाँ पे भक्तिकालीन संत दिए गए, उसके दर्शन दिए गए, मिलान करना है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 70 नंबर का। तो देख लो भाई किसका क्या हो जाएगा राइट आंसर, देख लिया होगा अब तक आपने। वल्लभाचार्य पुष्टि मार्ग से संबंधित है। ठीक है, फिर उसका हो जाएगा रामानुजाचार्य जो कि विशिष्ट थे। रामानुज ऐसे ही याद रखना पड़ेगा, विशिष्ट थे इसलिए रामानुज अपने हो जाएंगे विशिष्ट अद्वैतवाद से। फिर उसका माधवाचार्य, माधव मुझे देते क्यों नहीं, तो ऐसे याद रखो माधव से देते क्यों नहीं। शंकराचार्य तो आदित्यवादी, तो सभी को पता है, ये तो आपके सिलेबस में तो सभी है। खैर याद करने का तरीका आपका होना चाहिए कुछ ना कुछ नया, तभी याद होगा, नहीं तो कन्फ्यूजन से भी गलत करके आओगे। भक्तिकालीन में संत रामानुजाचार्य की प्रतिमा जिसका अनावरण स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी के रूप में किया गया है, कौन सा शहर है जहाँ पर ये किया गया? इजी क्वेश्चन है, तो हैदराबाद। जल्दी से लगा के आगे बढ़े। चिश्ती सिलसिले के संस्थापक कौन थे भाई? चिश्ती, यहाँ पे देख लो, शेख सलीम चिश्ती। कौन से चिश्ती? राइट आंसर इसका हो जाएगा शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। ठीक है, शेख सलीम चिश्ती के नाम पर जो सलीम नाम दिख रहा है, ये सलीम जो है जहाँ मतलब जो अकबर है उसने अपने लड़के का नाम सलीम रखा था, जो कि जहांगीर बोला जाता है। ठीक है, इनकी कृपा थी इनके अकबर के ऊपर। ठीक है, ये इस हिसाब से उसने मतलब सम्मान में रख लिया था ऐसा। निम्नलिखित में से किसे चिराग दिल्ली की उपमा दी गई है? चिराग दिल्ली की उपमा किसको दी गई है? 73 नंबर क्वेश्चन, राइट आंसर इसका हो जाएगा शेख नासिरुद्दीन को चिराग दिल्ली की उपमा दी गई है। इसका डिटेल देख लो भाई, डिटेल में क्या लिखा हुआ है पता चल जाएगा। शेख नासिरुद्दीन
मोहम्मद शेख निज़ामुद्दीन औलिया के प्रमुख शिष्य थे। निज़ामुद्दीन औलिया के शिष्य थे कौन? शेख नासिरुद्दीन। यह अपनी पदवी चिराग दिल्ली के लिए प्रसिद्ध थे। ठीक है, ये इतना आपको पता होना चाहिए। किसका शिष्य था ये आपको पता होना चाहिए, बस बाकी खत्म। 74 नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पे कि वतन जागीर की अवधारणा अकबर के शासनकाल में विकसित हुई। वतन जागीर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए। 74 का राइट आंसर है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर 1 2 3 4 सभी सही हो जाएंगे। यह स्थायी वंशानुगत भू अनुदान था। यह स्थायी वंशानुगत भू अनुदान था। दूसरा है कि यह भू अनुदान प्राप्तकर्ता को दंडित करने के लिए यह अनुदान जब्त कर किया जा सकता था। एक अमीर को पुरस्कृत करने के लिए नवीन वतन जागीर का सृजन किया गया था। वतन जागीर का संबंध मूल रूप से हिंदू शासकों से था। ठीक है, नेक्स्ट है कि अकबर के शासनकाल के दौरान निर्मित पंचमहल कहाँ स्थित है? 75 नंबर का क्वेश्चन है, जल्दी से देखिए। राइट आंसर हो जाएगा फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी आगरा के पास ही। बाबर ने भारत पर कुल कितने आक्रमण किए भाई? ये तो इजी क्वेश्चन है, सभी को पता होना चाहिए, लेकिन कन्फ्यूजन होता है। ऐसे जो संख्या आ जाती है तो बहुत कन्फ्यूजन हो जाता है। 5 बार आक्रमण किए इसने। ठीक है, नेक्स्ट है कि अकबर के शासनकाल के दौरान, ये तो पढ़ लिया अपने। 77 हुमायूं के संबंध में कौन सा कथन असत्य है पूछा गया? 77 राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? हुमायूं की माँ का नाम गुलबदन बेगम था, जो कि गलत है। हुमायूं की बहन थी गुलबदन बेगम। ठीक है, माँ नहीं थी। बाकी सही है सभी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर देखते हैं कि शेरशाह के समय में निम्नलिखित में से किस विभाग का संबंध दीवान ए इंसर से था? 78 राइट आंसर इसका हो जाएगा पत्राचार से संबंधित विभाग था ये। ठीक है, नेक्स्ट है कि शेरशाह सूरी ने भूमि की पैमाइश की कौन सी पद्धति अपनाई थी पूछा गया है। भूमि की पैमाइश की पद्धति जो अपनाई थी उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गजे सिकंदरी। ठीक है, नेक्स्ट है इसके बाद कि पानीपत को द्वितीय युद्ध के संबंध में सत्य कथन का चयन करना है, देखना पड़ेगा अच्छे से। यह युद्ध 1556 में लड़ा गया। इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य लड़ा गया। पानीपत हरियाणा में इस अवस्थित मतलब स्थान है पानीपत, वहाँ पर ये लड़ा गया। 80 नंबर का क्वेश्चन राइट आंसर इसका हो जाएगा 1 और 3 सत्य। 1556 में लड़ा गया और पानीपत हरियाणा में लड़ा गया पानीपत का द्वितीय युद्ध। और ये किसके बीच में लड़ा गया है आपको पता होना चाहिए? अकबर और हेमू के बीच में। हेमू। ठीक है, नेक्स्ट है ये पेटीकोट सरकार के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? पेटीकोट सरकार, यहाँ पे 4 ऑप्शन देख लो। 81 तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा अपना? इसका संबंध हुमायूं से था, जो कि गलत बोला जा रहा है। बाकी सभी सही है। इसका समय 1560 से 62 था। इस सरकार की प्रधानमंत्री महामंगा थी और पर्दा शासन भी बोला जाता है, और इसका संबंध अकबर से था। ठीक है, महामंगा उसकी मुँह बोली माँ थी। ठीक है, और बाकी सभी सही है। पेटीकोट शासन क्यों बोला जा रहा है ये तो आपको समझ में आएगी होगा मुझे लगता है। पेटीकोट तो आपने सुना ही है वर्ड क्या होता है। और ये जो महिलाएं थी, महिलाओं की जो प्रधान थी वो थी महामंगा। तो ये महिलाओं के अधीन रहकर के शासन किया है इसने 1560 से 1562 में, इसलिए इसको पेटीकोट सरकार बोला जाता है। ठीक है, अंतिम रूप से बीजापुर को किस मुगल शासक ने जीत लिया था? बीजापुर, ये अच्छा क्वेश्चन है और बहुत फेमस क्वेश्चन है। राइट आंसर इसका औरंगजेब हो जाएगा। ठीक है, अकबर के नवरत्न में शामिल किस व्यक्ति को बात काटने के लिए जाना जाता था? बात काट, ये तो मतलब कॉमन सेंस है, बच्चा भी बता देगा। 83 क्या हो जाएगा? मुल्ला दो प्याजा। इसका डिस्क्रिप्शन देख लीजिए। ठीक है, डिस्क्रिप्शन देखेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। यह बात काटने के लिए प्रसिद्ध था। इसे भोजन में 2 प्याज अधिक पसंद थी, इस वजह से इसका नाम क्या रख दिया? 2 प्याजा की उपाधि दे दी अकबर ने। ठीक, मुल्ला 2 प्याजा की मज़ार मध्य प्रदेश के हरदा जिले में है। और हरदा में भी अगर पूछ लिया जाए तो कहाँ पर? हांडिया में। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रखना याद। हकीम हुकाम की बात करें तो मोहम्मद अकबर का यह रसोइया था। अबुल फजल का पूरा नाम अबुल फजल इब्न मुबारक था। इसने अकबरनामा लिखी है, ये आपको पता होना चाहिए। तानसेन की बात करें तो सर्वश्रेष्ठ संगीतकार था। तानसेन का मूल नाम रामतनु पांडे था। बाद में इन्होंने इस्लाम ग्रहण कर लिया था। ठीक है, अपना लिया था मतलब। नेक्स्ट देखते हैं, महावत खां का विद्रोह क्यों हुआ था पूछा है। 84 राइट आंसर इसका हो जाएगा, इसे काबुल से हटाकर बंगाल का सूबेदार बनाया गया, इसलिए इसने विद्रोह कर दिया। मुगलकालीन अधिकारी मुहत्सिब का मुख्य कार्य क्या था भाई? 85 तो इसका मुख्य कार्य क्या था? इसका मुख्य कार्य था नैतिक आचरण का निरीक्षण करना। मुहत्सिब, ठीक है, नैतिक आचरण का निरीक्षण करना इसका मेन कार्य था। 86 ये कि मुगल काल में मनसाबदारी व्यवस्था के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? 4 ऑप्शन देख लें। राइट आंसर इसका कौन सा असत्य हो जाएगा? जो कि अकबर के द्वारा 1667 में कहाँ से करवा देगा शुरू? ठीक है, 1567 होना चाहिए। ठीक है, बाकी सभी सही है। जैसे कि मनसब शब्द का अर्थ पद होता है। आईने अकबरी में 66 प्रकार के मनसबदारों का उल्लेख मिलता है। सबसे बड़ा मनसब दारा सिकों को मिला था। ठीक है, और डिटेल देखना है इसकी तो देख लो। 86 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ देखो, तो ये इसने शुरू किया था अपने 11वें वर्ष में शासन के, 1567 में शुरू किया था। बाकी कथन तो जो है वो सब बता दिया आपको।
87 नंबर का क्वेश्चन है कि मुगल काल में ऐसी भूमि जिस पर प्रतिवर्ष कृषि होती थी उसे क्या कहा जाता था। 87 नंबर क्वेश्चन राइट आंसर से हो जाएगा पोलज। 4 वर्ष में एक बार होती थी चार पड़ती, जो कि 1 से 2 वर्ष में होता था, ठीक है। और बंजर जो कि कभी नहीं होती थी। ये भूमि के 4 प्रकार थे यहाँ पर। मुगल कालीन किस बंदरगाह को बाबुल मक्का या मक्का का प्रवेशद्वार बोला जाता था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 88 राइट आंसर इसको जगह सूरत के बारे में बात हो रही। किस शासक के सिक्कों पर श्री राम सीता की आकृति अंकित थी। ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ठीक है, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो तुमको क्या लगता है यहाँ पे ये 3 लोग रख लेंगे, तो इसका डिटेल में देखो आंसर। इसका राइट आंसर देख लो कि क्या हो जाएगा। 89 का राइट आंसर हो जाएगा कि अकबर के सिक्कों में श्री राम और सीता की आकृति बनी, ठीक है। मोहम्मद गोरी के सिक्कों पर लक्ष्मी की आकृति मिलती है। और इल्तुतमिश इसके जो टक्का चलाया था, जीता सिक्का चलाया था, तो अकबर को इसलिए मतलब जो बोला जाता है एक पॉइंट ऑफ व्यू से कि वो एक सहिष्णु शासक था। उसने हिंदुओं के खिलाफ जो अत्याचार किए, बाद में उसको अफसोस हुआ कि भाई हमने ये जो काम किया वो गलत किया। तो बाद में उन्होंने हिंदुओं को खुश करने के लिए, अपनी प्रजा को खुश करने के लिए कई सारे कार्य किए, जैसे तीर्थ यात्रा कर हटा दिया। अपने जो सिक्कों की आकृति है उसके ऊपर ही भगवान, हिंदू धर्म के जो भगवान हैं उनकी आकृति बनाई। इस हिसाब से फिर जोधाबाई का महल बनवाया, बहुत सारे मंदिर बनवाए, ठीक है। तो ये कार्य किया, क्योंकि अपनी प्रजा को अगर साथ में लेकर चलना है तो आपको दोनों को ही संतुष्ट करना पड़ेगा, एक को लेकर के नहीं चल सकते आप, ठीक। तो ये उसका दोनों पक्ष आपको लिखना पड़ेगा अगर आंसर में भी लिख रहा है। तो ऐसा नहीं कि आप एक तरफ ही बोल दे कि भाई वो बहुत क्रूर शासक था। दोनों प्रकार के काम किए उसने। शुरुआत में क्रूर था, बाद में वो सहिष्णु हुआ। जैसे आप उसको अशोक से भी कंपैरिजन पूछ लिया जाता है कभी कभी क्वेश्चन में। अकबर और इसका अपना अकबर का और अशोक का मूल्यांकन कीजिए, क्योंकि अशोक भी पूर्व में बहुत हिंसक था। कलिंग में उन्होंने जो किया वो तो सभी को पता है, जग जाहिर है। लेकिन बाद में फिर उसने जो किया वो भी वो जग जाहिर है। तो वैसा कोई शासक पैदा हुआ नहीं आज तक, अशोक जैसा ना होगा कभी सदी में। तो अकबर के संबंध में असत्य कथन का चयन करना है 1562, 63, 64, 68। तो यहाँ असत्य बताओ कौन सा है। 90 नंबर का क्वेश्चन राइट आंसर इसका हो जाएगा 1568 में जबरन धर्म परिवर्तन पर रोक लगा दी गई, जो कि असत्य, बाकी सभी सही है। दास प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया और यहाँ पे पेटीकोट शासन का अंत भी हुआ। 1563 में तीर्थयात्रा कर हटा दिया इसने। 64 में जजिया कर समाप्त कर दिया, जो कि ब्राह्मणों के ऊपर लगा हुआ था, हिंदुओं के ऊपर। दीनपनाह महल के संदर्भ में निम्नलिखित में से विश्लेषण कीजिए। यहाँ पे ये कि दिल्ली में स्थित है, हुमायूं ने निर्माण करवाया। निर्माण का समय था 1533 और ये शेरमंडल नामक पुस्तकालय था। सत्य कथन बताना है। राइट आंसर इसका हो जाएगा उपरोक्त सभी सत्य है, ठीक है। और इसी महल से गिर के इसकी मौत हुई है हुमायूं की, तो इसके ऊपर संज्ञा दी गई है। और ये संज्ञा आपको बताना है कि हुमायूं जीवन भर गिरते पड़ते रहा और गिरते पड़ते ही उसकी मृत्यु हो गई। किसने बोला ये। पितृदुरा शैली का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। 92 राइट आंसर इसका हो जाएगा स्थापत्य से, ठीक है। अरबी एक शैली है ये पितृदुरा, ठीक है। निम्न में से किसके शासनकाल को मुगल चित्रकला का रचनात्मक युग कहा जाता है। चित्रकला बोला है तो फिर आपको समझना चाहिए चित्रकला किससे संबंधित हो जाएगी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अकबर। इसके बारे में डिटेल में देख लो कि क्या है। यहाँ पे बोल रहा है कि बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजु के बाबरी में बिहज़ाद, पूर्व का राफेल और शाह मुजफ्फर जैसे चित्रकारों की प्रशंसा की, किंतु इसके शासनकाल में चित्रकारी का कोई स्कूल स्थापित नहीं हुआ। हुमायूं के बारे में बात करें तो हुमायूं के काल में पांडुलिपि को चित्रित करने के लिए तबरेज़ी और सिराजी प्रसिद्ध थे। अब बात करें अकबर की, तो अकबर के समय कितने चित्रकार थे, 17 चित्रकार थे। ये फैक्ट पूछा जा सकता है, जिसमें किन किन के नाम हैं, तबरेज़ी, सिराजी, दसवंत, बसावन। और दसवंत वो व्यक्ति था जिसने आत्महत्या करी है, ठीक है। ये चित्रकार, ये भी एक क्वेश्चन बनता है, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं तो इसके कालों को मुगल चित्रकला का रचनात्मक युग कहा जाता है। जहांगीर काल में कौन कौन था, आगा रज़ा, अबुल हसन, उस्ताद मंसूर, बेसनदास, मनोहर। इसके शासनकाल में चित्रकला का सर्वाधिक विकास हुआ। तो चित्रकला का स्वर्णकाल अगर पूछा जाएगा तो वो हो जाएगा जहांगीर, लेकिन अगर रचनात्मकता की बात की जाएगी तो अकबर के समय, ठीक है। शाहजहां द्वारा निर्मित शालीमार बाग कहाँ अवस्थित है भाई। 94 राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आगरा में, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विदेशी यात्री विलियम फिंच किसके शासनकाल में और कहाँ पहुंचा। 95 राइट आंसर इसका हो जाएगा जहांगीर, सूरत में पहुंचा था, जहांगीर से मिला। धार्मिक और सामाजिक सुधार हेतु आर्य समाज की स्थापना किसने की थी, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दयानंद सरस्वती, ठीक है। 96 डिटेल में देख लीजिए क्योंकि पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है। 1875 में स्थापना हुई मुंबई में स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। राजा राम मोहन राय के बारे में बात करें तो 1828 में इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की। स्वामी विवेकानंद के बारे में बात की जाए तो 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। जबकि देवेंद्र नाथ टैगोर के बारे में बात करें तो
तत्व बोधिनी सभा की स्थापना की थी इन्होंने। 97 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं इसके बाद। नेक्स्ट है यहाँ पर कि सूची 1 सूची 2 का मिलान कर लो। प्रार्थना समाज, रामकृष्ण मिशन, सत्य शोधक समाज, थियोसॉफिकल सोसाइटी, कौन कौन किससे संबंधित है। 97 राइट आंसर देखते हैं सीधा। तो प्रार्थना समाज की बात करें तो महादेव गोविंद रानाडे, रामकृष्ण मिशन अभी बता दिया स्वामी विवेकानंद, सत्य शोधक समाज की ज्योतिबा फुले और थियोसॉफिकल सोसाइटी अल्कॉट और ब्लावत्स्की। इनमें से कौन सा कथन असत्य है कि 1829 में सत्य प्रथा पर रोक लग गई, 1856 में हिंदू विवाह पुनर्विवाह अधिनियम आया, एनी बेसेंट थियोसॉफिस्ट थी और 1858 में दास प्रथा बंद कर दी गई। 98 राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका डी, जो कि गलत है। दास प्रथा 1858 में बंद नहीं हुई, ये हुई थी 1843 में। लॉर्ड एलनबरो आपने नाम सुना होगा, उसके समय बंद हुई थी। देवबंद आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था पूछा है। 99 नंबर क्वेश्चन राइट आंसर हो जाएगा 1867 में। शारदा अधिनियम के बारे में बात हो रही कि लड़कियों और लड़कों की विवाह की न्यूनतम आयु कितनी थी, तो इसको थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा तभी आपको ऑप्शन दिखेगी। से 100 नंबर क्वेश्चन बताओ राइट आंसर जल्दी से। इसका राइट आंसर हो जाएगा 14 और 18। और डिस्क्रिप्शन देखें तो डिस्क्रिप्शन भी दिखाई देते हैं ताकि आपको एक्स्ट्रा डिटेल पता चल जाए। ठीक है, तो यहाँ पे देखो भाई हरविलास शारदा के बारे में बात हो रही है। शारदा जो पूरा नाम है हरविलास शारदा जी है ये, ठीक है। तो इन्हीं के प्रयास से बाल विवाह निषेध कानून बनाया गया था 1929 में, ठीक है। और उसमें कम उम्र रखी गई, लड़कों की 14, लड़कियों की 14, लड़कों के 18, ठीक। और आगे बढ़ते हैं, ठीक है, इतना ही काफ़ी काम था, ठीक है। बाकी और फिर यहाँ पे ये देख लो, ये देवबंद आंदोलन का इसका नेता कौन था। तो ये देवबंद आंदोलन जो 1867 में किया गया था और सहारनपुर से स्टार्ट हुआ, इसका संस्थापक कौन था। मोहम्मद कासिम ननोनवी, अब्दुल रशीद गंगोही, ये दोनों इंपॉर्टेंट नाम हैं, ठीक है। यह आंदोलन अंग्रेजी व्यवस्था अलीगढ़ आंदोलन का विरोधी था तथा परंपरागत इस्लाम में विश्वास रखता था। तो इस्लाम की बात करें तो परंपरागत इस्लाम में विश्वास रखते थे, उसके लिए देवबंद आंदोलन चला। और आपको जो अलीगढ़ आंदोलन था वो अपना जो इस्लाम में तो मतलब जो रूढ़िवाद था उसके खिलाफ चल रहा था, ठीक है। तो ये आपका आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो कैसा लगा वीडियो बताना है, और जिस हिसाब से अभी डिटेल में आपको दिखाया गया और बताया गया उस हिसाब से चलना है, या फिर खाली अपने को सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन देखना है और सीधा बताना है। जैसे देवबंद आंदोलन कब से स्टार्ट हुआ, शारदा अधिनियम की अंतर्गत लड़कियों लड़कों की आयु कितनी थी, इस हिसाब से चलना है। क्योंकि इस हिसाब से अगर सिर्फ ऑप्शन देखते हैं तो आपका वीडियो खत्म हो जाएगा 25 से 30 मिनट में, ठीक है। और अगर इस टाइप से डिस्क्रिप्शन चाहिए तो आपको 1 घंटे तक जाना ही पड़ेगा, तभी आपको पता चलेगा कि अंदर की एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या। दोनों का अपना अपना फ़ायदा है। 1 घंटे का पढ़ेंगे तो भाई आपको 4 चीज़ें पता चलेगी एक्स्ट्रा। 25 मिनट 30 मिनट में पता चलेगा आपको सिर्फ वही चीज़ जो चीज़ यहाँ पे मिल रही है, ठीक है। और उससे क्या हो सकता है, और यहाँ पे आप समय बचा सकते हो। तो समय बचेगा तो फिर आप कहीं और कुछ चीज़ें पढ़ना चाहते हो तो वो भी पढ़ सकते हो, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि कौन सा तरीका आप लोगों के लिए लागू करना है, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.